नमस्कार। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर हैं। आगे का भविष्य उस रिमांड के बाद तय होगा। कितने दिनों तक जेल के अंदर रहेंगे, आरोप साबित होंगे नहीं होंगे, मामला अदालत में कितने दिनों तक चलेगा, ये सब अब भविष्य में है। कुछ बातें जो लगातार अब हो रही हैं उससे थोड़ा विस्तार देते हुए कुछ बिंदुओं पर चर्चा हम आपके साथ कर रहे हैं। कल भी हमने लीक से हटकर ही कुछ बात की थी, आज भी हम मुख्य धारा की बातों से थोड़ी अलग बातें करेंगे। किन आरोप में गए हैं ये सबको मालूम है, क्या क्या आरोप लग रहे हैं ये भी पब्लिक डोमेन में है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन अब क्या होगा और क्या मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश हुई है, इन मुद्दों पर बात करने के लिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 4 मुख्य बातें हैं जो मुझे आप लोगों से कहनी है मनीष की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के बाद जेल चले जाने के बाद। पहली बात कि क्या मनीष ईमानदार व्यक्ति हैं या नहीं। दूसरी बात, क्या मनीष के पार्टी में नहीं होने से पार्टी पर असर पड़ेगा। तीसरी बात, क्या पार्टी के अंदर साजिश रची गई है। और चौथी बात कि आखिर मनीष का पार्टी में कितना बड़ा कद था, क्या रोल था और उस रोल को अब कौन करेगा। आप सबके मन में एक सवाल जरूर उठता होगा और उठ रहा होगा कि क्या मनीष सिसोदिया जो एक अलग राजनीति का दंभ भरते हुए राजनीति में आए थे, क्या वो करप्ट हैं, क्या वो भ्रष्ट हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग आसपास के जो उनके हैं वो भी अलग अलग बातें कर रहे होंगे। जो उनके पक्षधर हैं, जो उनकी पार्टी के लोग हैं या जो उनसे सहानुभूति रखते हैं, उनकी नज़र में वो बिल्कुल करप्ट नहीं होंगे। जो उनके विरोधी हैं उनकी नज़र में वो महाभ्रष्ट होंगे। लेकिन मैं आपको बीच बीच की कुछ बातें बताता हूं जिससे आपको समझने में ये आसानी होगी कि व्यक्ति भ्रष्ट है या होता है या नहीं होता है। देखिए, मनीष को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। हालांकि पिछले जब से वो उप मुख्यमंत्री बने तब से हमारा उनका कोई संबंध नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन मैं कुछ पुरानी बातों के सहारे आपको कुछ नई बातें बता देता हूं। सबसे पहले तो ये समझिए कि राजनीति एक ऐसा दलदल है कि जहां पर जा करके पाक साफ निकल पाना ये एक बड़ा कठिन है। तो मनीष की पुरानी कोई ऐसी प्रवृत्ति तो नहीं थी जिससे उनको बेईमान कहा जा सके। मैंने कल भी कहा था कि उस पूरी पार्टी में अगर कोई एक व्यक्ति थोड़ा कम भ्रष्ट होगा या ज्यादा ईमानदार होगा तो वो मनीष की बात हो सकती है। कहने को अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, दरअसल वो कट्टर भ्रष्ट है। मनीष के साथ दिक्कत क्या है कि मनीष अरविंद केजरीवाल की बातों को काट कर कोई अपना मत रखने की हैसियत में नहीं है। और वो ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से है, जिसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। तो जहां तक मनीष की ईमानदारी की बात आती है तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी अरविंद केजरीवाल अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखते। और जो व्यक्ति एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली में बेहतर काम कर रहा हो, उसको शिक्षा के साथ साथ शराब का मंत्रालय भी पकड़ा दिया जाए, ये क्यों हुआ है और ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये सारा करप्शन, ये सारा भ्रष्ट आचरण किया तो मुख्यमंत्री ने है, लेकिन मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति अगर कोई हैं तो मनीष सिसोदिया हैं। तो उन्होंने उनके सहारे इन सारे परिणामों को मुकाम तक पहुंचाया है, जो सारी घटनाएं घटी हैं। मनीष पे सवाल इसलिए उठते हैं कि जब अगर मान लीजिए कि आप एक नई शराब की नीति लेके आते हैं, दिल्ली की सरकार के लिए लेके आते हैं, दिल्ली के राजस्व के लिए लेके आते हैं, और उस पर जब सवाल उठता है, जब नए एलजी आते हैं और वो सवाल उठाते हैं, तो आप उसको आनन फानन में वापस क्यों ले लेते हैं भाई। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ियां हुई होंगी।
दूसरा, अब जो सीबीआई ये कह रही है कि सबूत नष्ट किए गए हैं, हार्ड डिस्क से सब चीजें डिलीट की गई हैं, 170 मोबाइल फोन के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, उसमें से बहुत सारे मोबाइल फोन खुद इस्तेमाल मनीष सिसोदिया भी कर रहे थे। तो ये इन सबूतों को नष्ट करने का आरोप थोड़ा गंभीर आरोप है और इसको समझना होगा। मनीष को भी ये आशंका थी कि वो 8-10 महीने के लिए जेल जा सकते हैं। उनका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि मनीष 8-10 महीने के लिए जेल में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक झटका होगा। लेकिन क्या वाकई ये झटका है या अरविंद केजरीवाल और उनकी जो 3-4 लोगों की तिकड़ी है उनकी कोई दूसरी साजिश है? इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अगर एक किसी व्यक्ति का कद अचानक बहुत तेजी से बढ़ा है तो वो संजय सिंह है। संजय सिंह की क्या वस्तु स्थिति है, इसको विस्तार से अगर जानना हो तो आप सब लोगों को एक बार कुमार विश्वास से मिल लेना चाहिए, जिनके घर में अरविंद केजरीवाल का जब आंदोलन शुरू हुआ अन्ना का, तो ये सुल्तानपुर अमेठी में हुआ करते थे। वहां क्या करते थे ये सब तो सब कुछ सबको जाहिर है। वहां से एक गाड़ी में अपना पूरा सामान लाद कर ये लेके आए और कुमार विश्वास के घर में ऊपरे माले पर ये रहते थे। उनको गेस्ट के तौर पे वहां रखा गया और ये करीब 1.5-2 साल तक वहां रहे। और वहां रहने के बाद सबसे पहले पत्ता उन्होंने काटा तो वो काटा कुमार विश्वास का, जो उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। खैर, अब ऐसा तो नहीं कि वो कुछ और लोगों के साथ मिलकर मनीष सिसोदिया को निपटाने में लगे हैं, क्योंकि आज सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि मनीष की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मनीष अरविंद के गलत कामों का भी विरोध नहीं करते। ये उनके लिए जी का जंजाल साबित हो सकता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी या जो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, जो पूरा उनका महकमा है, क्या वो इस तरीके से सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना सकता है? क्या बिना सबूत के इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है? इस पर गौर करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे चीजें साफ होंगी, लेकिन इतना तो तय है कि दिल्ली में एक सरकार जो एक ईमानदार होने के लहजे से वो सरकार बनी थी और उस पर इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, अब उनकी समस्याएं बढ़ेंगी। और दूसरी तरफ पंजाब इनको बहुत ज्यादा समस्या आने वाले समय में देने वाला है, जहां पर इनकी एक शराबी मुखिया की सरकार है और वहां पर स्पष्ट दिख रहा है कि 80 के दशक के शुरुआती दिनों में जो परिस्थिति थी पंजाब की, उस तरफ पंजाब वापस जाता हुआ दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में उनका विस्तार थोड़ा मुश्किल होगा। और जाहिर सी बात है कि जब अन्ना का मूवमेंट हुआ था 2011 में, 10 के आखिर से लेकर के अगर 11 तक का पूरा दौर आप देखें, तो उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया था। और ये कोई मैं बहुत राज की बात नहीं बता रहा हूं, ये बहुत सारी बातें पब्लिक डोमेन में हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल संघ के लिए भस्मासुर होते जा रहे थे और इसलिए उनके पर कतरने की अब पूरी तैयारी कर दी गई थी। और इसमें मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बना दिया गया, क्योंकि अगर जो लोग मनीष को पहले से जानते हैं, मैं मनीष को 98-99 से जी के दिनों से जानता हूं, जब वो जी में एक बतौर पत्रकार हुआ करते थे। तो अब वो परिस्थितियां कैसी हैं और किस परिस्थितियों में मनीष के साथ आगे क्या होने वाला है, इसमें इन सब मुद्दों पर थोड़ा गौर करने की जरूरत होगी। हमें लगता है कि पार्टी जो उनको उनके साथ दिखने के लिए जो कर रही है, वो भी एक दिखावा है।
2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, विपक्ष को एक मजबूत चेहरा चाहिए। हालांकि विपक्ष खुद ही लड़ रहा है और जाहिर सी बात है कि विपक्ष में राहुल गांधी की यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि जिस तरीके से गंभीर नेता के तौर पर उभर रही है, उसमें कांग्रेस किसी और व्यक्ति को चेहरा बनने तो देगी नहीं। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट अरविंद केजरीवाल ही हैं, तो विपक्ष की एकता जैसी कोई बात तो होगी नहीं। तो इनकी सारी कोशिशों पर आने वाले दिनों में जरूर कुछ न कुछ मुश्किलें आने वाली हैं। और 2023 में जितने विधानसभा के चुनाव होंगे, 10 राज्यों में चुनाव हैं, 3 के चुनाव हो चुके, उनके एग्जिट पोल भी आ गए, अब उनके परिणाम आपको मिल जाएंगे। तो उस परिस्थिति में थोड़ा गंभीर होकर के इन सब बातों को सोचने की ज़रूरत है। मैं मनीष और इन सब चीज़ों पर, इस पूरे प्रकरण पर कुछ और अपडेट्स आपको देता रहूँगा। ज़्यादा बात एक साथ नहीं करके कुछ कुछ बातें आपको बताता रहूँगा, कुछ वैसी बातें जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, जो किसी को मालूम नहीं है, वो बातें भी आपसे मैं शेयर करूँगा ताकि आपको इस पूरी परिस्थिति को समझने में सुविधा हो। नमस्कार।